हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। लास्ट क्लास में हमने बेसिकली ये डिस्कस किया था कि एक ऑडिटर के लिए क्या-क्या एलिमेंट्स इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि क्वालिटी कंट्रोल का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम का। उसके कौन-कौन से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं ऑडिटर के लिए ऑडिट करते टाइम, जिसमें एक था लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फिर एथिकल रिक्वायरमेंट्स, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज, एंगेजमेंट, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। तो हम ये पढ़ ही रहे थे, जिसमें हमने अपना ये फर्स्ट पार्ट कवर करा था लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। एंगेजमेंट पार्टनर वगैरह पढ़ा था, एथिकल रिक्वायरमेंट्स पढ़ रहे थे कि क्या-क्या बेसिकली ऐसे फैक्टर्स होने चाहिए, प्रिंसिपल्स होने चाहिए जो ऑडिटर के अंदर होने चाहिए। वो ऑडिटर के अंदर से वो ट्रेड्स अगर निकल के आएंगे ऑडिट के टाइम पे, तो बहुत अच्छे से और सिस्टमैटिक वे में ऑडिट कैरी आउट होगा, जिसमें इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, ये सब पॉइंट्स कुछ थे जिसका मैंने आपको मीनिंग भी एक्सप्लेन किया था। उसके अलावा मैंने आपको इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर का मतलब समझाया था कि किस तरह से इंडिपेंडेंस प्रैक्टिस होनी चाहिए, और उसमें वो प्रैक्टिस करते टाइम बिल्कुल अनबायस्ड ओपिनियन देना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी एलिमेंट, एकदम फ्री वाला ओपिनियन होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर वाला। फ्री ओपिनियन होगा जब वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, किसी पर्सन पे या किसी सिचुएशन पे, तो वो अनकंडीशनल ओपिनियन होना चाहिए ऑडिटर का। उसके बाद हमने बात करी थी कुछ थ्रेड्स की। इसी टॉपिक पे हम वर्क कर रहे थे, तो हमने दो थ्रेड्स डिस्कस किए थे, एक सेल्फ इंटरेस्ट एंड एक सेल्फ रिव्यू। सेल्फ इंटरेस्ट का मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए एक ऑडिट फर्म में कुछ पार्टनर्स पहले जिस क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हैं, उसमें से मान लीजिए 3 पार्टनर्स हैं, एंगेजमेंट पार्टनर्स हैं, और उन्हें उस कंपनी का ऑडिट करना है उस फर्म के बिहाफ पे। लेकिन उसमें से 2 पार्टनर्स का शेयर होल्डिंग है कंपनी में, एक की 10% की है, एक की 25% की है। तो अगर शेयर होल्डिंग है तो उनका ऑडिट करना क्या उनकी शेयर होल्डिंग से कनेक्टेड है? ऑडिट अगर वो करेंगे तो वो कहीं ना कहीं बायस्ड ओपिनियन दे देंगे, इम्पार्शियल हो जाएंगे कि नहीं होंगे, पार्शियलिटी आ जाएगी, बायसनेस आ जाएगी, तो वो जस्टिफाइबल नहीं होगा। अगर वो बायस्ड ओपिनियन दे देंगे क्योंकि उनकी शेयर होल्डिंग है, क्लाइंट हो सकता है उन पे प्रेशर क्रिएट करेगी, आपकी शेयर होल्डिंग है तो आप ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज मत निकालिए। फिर सेल्फ रिव्यू थ्रेड्स के बारे में पढ़ा था। सेल्फ रिव्यू थ्रेड्स में ये बोला था मैंने कि किसी पार्टनर का मान लीजिए पुराना कोई कनेक्शन है उस कंपनी से, वो उस कंपनी का एम्प्लॉय रह चुका है, उस कंपनी का डायरेक्टर रह चुका है वो, और अब उसे ऑडिटर अपॉइंट किया गया है, वो एंगेजमेंट पार्टनर है और उसे ऑडिटर अपॉइंट किया गया है। तो कहीं ना कहीं ऑडिट करते टाइम हो सकता है कि जो क्लाइंट हो वो उससे इस चीज़ के लिए उसको डोमिनेट करने की कोशिश करे कि आप तो पहले हमारे डायरेक्टर थे, एम्प्लॉय थे, अब आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। तो इस तरह का कुछ सीन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि अगर मान लीजिए किसी कंपनी में कोई डायरेक्टर रह चुका है और वो सीए जो है वो अब फर्म में पार्टनर भी है, और उसी कंपनी का क्या उसे ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है? तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, इस पर्टिकुलर जितने भी इन तरह के क्वेश्चंस माइंड में अराइज हो रहे हैं कि वो कंपनी का एम्प्लॉय था, अब वो ऑडिट भी कर रहा है, तो ये क्या पॉसिबल है, क्या ये सही है? इसमें कंपनी लॉ ने रूल्स बना रखे हैं। एक टॉपिक है क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर। तो उस पे ये डिफाइन किया गया है कि ऑडिटर जो है वो कब कब एलिजिबल होगा ऑडिट करने के लिए किसी कंपनी का। कंपनी के लिए ये रूल्स प्रिस्क्राइब्ड हैं, क्योंकि कंपनी में लोगों का
स्टेक होल्डर्स का पैसा लगा होता है, और अगर कोई भी तरह का मिसहैप हो, कंपनी अनड्यू एडवांटेज ले, लोगों ने कंपनी पे ट्रस्ट किया, अपना इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन कंपनी ने जो है उनका पैसा सही जगह इन्वेस्ट नहीं किया, अपने पर्सनल कामों में लगा दिया वहाँ के शेयर होल्डर्स ने, और कंपनी इंसॉल्वेंट होने वाली पोजीशन पे आ जाए, तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए कंपनी रिलेटेड जितने भी इस तरह के मैटर्स हैं जिसमें लिटिगेशन अराइज हो सकता है, जिसमें लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं, तो लोगों के, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली कंपनी लॉ में बहुत सारी चीजें डिफाइंड हैं, ताकि लोग डरे ना इन्वेस्ट करते टाइम। अगर उनका पैसा फंसता भी है, कंपनी अगर गलत गेम खेल जाती है, तो उस केस में उन्हें पूरे कंप्लाइंसेस जो भी होते हैं वो फॉलो करते हुए उन्हें जस्टिस मिले। कोर्ट में अगर वो सूट फाइल करें तो कंपनी के खिलाफ चार्जेस क्रिएट हो और कंपनी को वो पैसा वापस करना पड़े। तो इससे रिलेटेड भी रूल्स हैं। डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड भी रूल्स हैं, जिसमें ये बताया गया है कि ऑडिटर कब कब एलिजिबल होगा ऑडिट करने के लिए। मान लीजिए वो पहले एम्प्लॉय या डायरेक्टर रह चुका है किसी कंपनी का, तो क्या वो ऑडिटर एलिजिबल होगा उसी कंपनी के लिए? ये हम तब पढ़ेंगे जब हम कंपनी लॉ बहुत ही डिटेल में देखेंगे। तो इस तरह के थ्रेट्स आते ज़रूर हैं, लेकिन कंपनी लॉ में क्योंकि हमारे रूल्स डिफाइंड हैं, अलग अलग सेक्शंस प्रिस्क्राइब हैं, तो इन सब चीज़ों का सल्यूशन वहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, थर्ड थ्रेट जो हमने देखना था वो आज देखना था एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेसी थ्रेट कभी अगर ऑडिटर प्रमोट कर रहा है या किसी तरह का उसको इंसिस्ट एक तरह से किया गया है कि आप प्रमोट करिए उस क्लाइंट को, क्योंकि ऑडिटर जो है वो उस कंपनी के शेयर्स में डील करता है जिस कंपनी का वो ऑडिट कर रहा है, या वो ऑडिटर जो है वो क्लाइंट का पहले एडवोकेट रह चुका है, यानी कि क्लाइंट के जितने भी केसेस फंसे होंगे इनकम टैक्स से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड, उसमें वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट हुआ है इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में, ठीक है, और जीएसटी डिपार्टमेंट में वो क्लाइंट के बिहाफ पे प्रेजेंट हुआ है, या उसने क्लाइंट का जो भी जो मान लीजिए कंपनी है उसके शेयर्स में वो डील करता है, और उस वजह से ऑडिटर जो है वो प्रमोट कर रहा है क्लाइंट को, ठीक है। और अगर वो प्रमोट कर रहा है अपने क्लाइंट का साथ देते हुए, वो उसे लिटिगेशन से बचा रहा है, सूट में जो भी उसके खिलाफ चार्जेस थे वो उससे बचा रहा है, उसके खिलाफ जो डिमांड्स थी उससे उसको बचा रहा है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इफेक्ट तब कर जाएगी जब वो उस कंपनी का, उस क्लाइंट का ऑडिट करेगा, तो ये चीज़ें उसको तब अफेक्ट करेंगी। तो ये है एडवोकेसी थ्रेट्स, ठीक है। जब क्लाइंट, मान लीजिए ऑडिटर जो है वो क्लाइंट को प्रमोट कर रहा है उसके पुराने कामों में, और उसके बाद जब ऑडिट करने की बात आई तो ये चीज़ कहीं ना कहीं क्लाइंट उस पर डोमिनेट करते हुए बोल सकता है कि आपने तो हमारा केस संभाला था, अब आप ही एरर्स निकाल रहे हैं, हमारे ऑडिट में आप ही इतने सारे लूप होल्स निकाल रहे हैं, तो ये कैसे हो गया? अब जो भी केस हमारा फंसा हुआ था उसमें आप ही ने हमें बचाया था। जो डिपार्टमेंट में, जो सीआईटी अपील्स में या कहीं भी, क्योंकि बहुत सारे स्टेजेस होते हैं ना, कमिश्नर में मान लीजिए कमिश्नर कोई उनके पास केस गया था इनकम टैक्स का, उस क्लाइंट का डिमांड निकली थी 7 से 10 लाख रुपए की, तो ऑडिटर ने ही वो सब सेट ऑफ करवाया था, क्लियर आउट करवाया था। और वो ऑडिटर ही जब उस कंपनी का ऑडिट कर रहा है, अब लिटिगेशन मैटर भी वही देख रहा है, ऑडिट भी कर रहा है, तो तब आता है एडवोकेसी थ्रेट। फैमिलियरिटी थ्रेट कब आता है? फैमिलियरिटी थ्रेट तब आता है जब क्लाइंट के लिए ऑडिटर्स एक रिलेशनशिप ऐसा बना लेते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सिंपथी दिखाने लगते हैं। ऑडिट करते करते अगर ऑडिटर बहुत ज़्यादा सिंपथी दिखाने लगे, वो तब हो सकता है जब मान लीजिए क्लाइंट
और ऑडिटर जो है डायरेक्ट रिलेटिव्स नहीं है, हो सकता है ऑडिटर जो है वो क्लाइंट का किसी दूर का रिश्तेदार हो, लेकिन जान पहचान अच्छी हो दोनों में, ठीक है, familiarity। या फिर मान लीजिए कोई भी ऑडिट टीम में कोई ऐसा इंसान है, ऐसा एंगेजमेंट पार्टनर है जो उस कंपनी में उसका कोई रिलेटिव सीनियर पोजीशन पे है। 3 एंगेजमेंट पार्टनर्स थे, ए बी सी। अब इसका मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाए, है ना। अब इसमें 3 पार्टनर्स थे, ए बी सी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जिसमें 3 एंगेजमेंट पार्टनर्स अपॉइंट हुए थे, ए बी सी। तो अब ए बी सी में जो बी है पार्टनर, इसका एक ब्रदर है, ठीक है, इसका ब्रदर है डी, जो कंपनी में जिस कंपनी में काम करता है XYZ एंड कंपनी, इसमें ये सीनियर पोजीशन पे है, यानी कि ये मान लीजिए CFO है वहाँ पे। तो ये डी जो है ये बी का भाई है और इस फर्म के तीनों पार्टनर्स को इसी कंपनी का ऑडिट असाइन हुआ है, ठीक है, इसी कंपनी का ऑडिट भी असाइन हुआ है। तो अब ये एक डायरेक्ट रिलेशन नहीं हुआ, क्योंकि अब ठीक है एक फर्म को सब पार्टनर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं और भी पार्टनर्स हैं, लेकिन तब भी फेमिलियरिटी हो गई। पार्टनर का भाई वहां सीनियर पोजीशन पे है तो डोमिनेशन कर सकता है वो, ठीक। या फिर इसमें एक दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि फॉर्मर पार्टनर ऑफ द ऑडिट फर्म बीइंग अ डायरेक्टर और सीनियर एम्प्लॉय ऑफ द क्लाइंट। पार्टनर जो है ऑडिट फर्म का पुराना पार्टनर है, उसने फर्म से वो रिटायर हो गया था और अब वो उस पर्टिकुलर कंपनी में एम्प्लॉय बन गया है या डायरेक्टर बन गया है। या फिर क्लाइंट के जो भी काउंटर पार्ट्स हैं और ऑडिटर्स का उनमें एसोसिएशन था। काउंटर पार्ट्स का मतलब इसमें क्या हो सकता है, काउंटर पार्ट्स क्या हो सकता है, जैसे क्लाइंट से रिलेटेड, क्लाइंट उस पर्टिकुलर कंपनी से जिसका ऑडिट चल रहा है उसके ही जैसा नेचर ऑफ बिजनेस जो है वो दूसरे जो भी कंपनीज हैं, ठीक है, जो एक तरह से उनके कॉम्पिटिटर्स हैं, तो उनका और कुछ ऑडिटर्स का अच्छा एसोसिएशन है, अच्छी लिंकिंग है। या फिर अगर मान लीजिए बहुत सारे गिफ्ट्स एक्सेप्ट हो रहे हैं उस क्लाइंट से, क्लाइंट भी ऐसा है, जैसे होता क्या है ना, जब बैंक ऑडिट में जाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जैसे स्टैचुरी ऑडिट होता है ना बैंक का, स्टैचुरी ऑडिट बैंक का या फिर किसी भी PSU का, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे गिफ्ट्स क्लाइंट्स देते हैं ऑडिटर को, बहुत अच्छा हॉस्पिटैलिटी शो करते हैं वो, हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाने को ले आएंगे, कभी कहेंगे कि घुमाने ले चलें, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी दूसरे सिटी में ऑडिट अलॉट हुआ है तो वो पूरा सिटी टूर भी कराते हैं। तो अगर बहुत सारे गिफ्ट्स या ऐसी हॉस्पिटैलिटी शो कर रहे हैं क्लाइंट्स, तो उस केस में भी वो डोमिनेट कर सकते हैं। तो ऑडिटर को विजिलेंट रहना होगा कि वो गिफ्ट्स एक्सेप्ट या तो ना करें, क्योंकि कभी कभी अगर बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स दे रहे हैं लार्ज वैल्यू के, तो वो कहीं ना कहीं ऑडिटर को की ऑब्जेक्टिविटी को सफर कर सकता है, ऑडिटर को और उसकी ऑब्जेक्टिविटी को। समझ आया। नेक्स्ट थ्रेट क्या बोलता है, इंटिमिडेशन थ्रेट। इसमें ऑडिटर जो है वो क्वेश्चनिंग माइंड से काम नहीं कर पाता है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जो मैंने टर्म आपको बताया था ना उस दिन, उससे वो वर्क नहीं कर पाता है। कहीं ना कहीं उसको किसी कोई लिमिटिंग फैक्टर होता है जिसकी वजह से वो अपनी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वाली स्किल यूज नहीं कर पाता है। ये चीज कब होती है, ये चीज तब होती है जब उसे ऐसा लगता है, इस चीज का डर होता है कि अगर हम बहुत सारे
जो भी हम ऑडिट कर रहे हैं और बहुत सारी अगर हम ऑब्जर्वेशंस निकालें और उसमें क्लाइंट अगर हर एक ऑब्जर्वेशन पे डिसअग्री करता जाएगा, मना करता जाएगा कि नहीं नहीं ये तो आप गलत कह रहे हैं और हम तो सही करते हैं, हमारा तो रूल यही है, और अगर वो प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं अकाउंटिंग और उसको लेके हम बहुत सारे उस पर डिस्क्रिपेंसीज निकाल रहे हैं, तो उस केस में हो सकता है क्लाइंट थोड़ा सा चिड़चिड़ा के या तो कहे कि नहीं हमें ऑडिट नहीं करवाना है, या ऑडिट फीस रिड्यूस करवा दे कि भाई काम बहुत ले रहे हैं, प्रेशर बहुत डाल रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं हमें। तो इस तरह का थ्रेट एक ऑडिटर के ऊपर होता है कि फिर वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग माइंड नहीं अपना लगा पाता है। अगर क्लाइंट कोई प्रेशर, मान लीजिए क्लाइंट को बहुत ज़्यादा ऑडिटर ने पूछताछ कर ली, पूरे 3 पेजेस की उसने ऑब्जर्वेशन शीट बनाई और एक-एक करके पूछता जा रहा है, तो एंड होते-होते हो सकता है, बहुत केसेस में ऐसा होता है, नॉर्मल क्लाइंट्स में, कंपनी की बात भी नहीं कर रही हूँ, कोई पार्टनरशिप फर्म है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो वहाँ पर भी ऐसा होता है। क्लाइंट, ये उसका सिंपल सीधा तरीका यही होता है कि अरे लास्ट टाइम, अब मान लीजिए वो ऑडिटर नया है, तो वो कहेगा अरे लास्ट टाइम इन्होंने ऑडिट किया था, आप इनसे पूछ लीजिए, ये तो हमसे ज़्यादा पूछताछ करते नहीं थे। वो साफ-साफ यही बोलेंगे। या फिर व्हाट कैन ही से एल्स, ये बोल सकते हैं कि यस वी नो दैट यू हैव बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिटर फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस पर्टिकुलर एंटिटी, but still we have already maintained our standards and we are working according to that. We have our rules being followed by our so many competent accountants in our organization. वो ऐसे बोलेंगे कि हमारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं वो जितने भी अकाउंटेंट्स हमने अपॉइंट किए हैं, और वो कोई गलती नहीं करते हैं। तो ये जो आपकी छोटी मोटी एरर्स आप निकाल रहे हैं, ये इममटीरियल है, ठीक है, ये बहुत ही छोटी लेवल की है, वो ऐसे बोल सकते हैं, ये बहुत ही पेटी है, अमाउंट बहुत पेटी है, ऐसे बोल सकते हैं। तो इस तरह से क्लाइंट बोल सकता है, और क्लाइंट फिर अगर बहुत ज़्यादा उनसे पूछा जाए तो फिर वो फ्रस्ट्रेट होके ये भी बोल सकते हैं कि हम ऑडिट फीस हम आपको नहीं दे पाएंगे क्योंकि आप हमसे बहुत क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, बहुत इंट्रोगेशन कर रहे हैं। तो इस तरह का थ्रेट एक रहता है ऑडिटर के ऊपर। तो ये 5 थ्रेट्स थे जो मैंने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिए। अब इसके बाद एक तरह से इसमें जो थर्ड हेडलाइन है वो है सेफगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस। इससे पहले मैंने आपको जो बताए थे ना, ये एक्सप्लेन किए थे, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, और ये जितने भी पॉइंट्स हुए थे, इसमें ये 10.1 जो हेडिंग थी वो लीडरशिप के बारे में था, उसके बाद एथिकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में था। तो ये 2 पॉइंट कवर हो गए हैं। अच्छा, एथिकल रिक्वायरमेंट्स में ही हमने इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर पढ़ा और थ्रेड्स पढ़े इंडिपेंडेंस के। अब इसी में ही एथिकल रिक्वायरमेंट्स में ही हमारा जो थर्ड सब हेडिंग है वो है सेफगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस किस तरह से प्रैक्टिस करी जा सकती है, सीए कैसे कर सकता है, ठीक है, थ्रेड्स को कंसिडर करते हुए भी एलिमिनेट करना कैसे है थ्रेड्स को, तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स इसमें लिखे हुए हैं जो कि अगर ऑडिटर फॉलो करेगा ना तो वो थ्रेड्स उसको कभी आएंगे नहीं, वो फियर नहीं रहेगा माइंड में। सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा है, फॉर द पब्लिक टू हैव कॉन्फिडेंस इन द क्वालिटी ऑफ ऑडिट इट इज एसेंशियल दैट ऑडिटर्स शुड ऑलवेज बी एंड अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट। यानी कि पहला जो उनका ऑडिटर्स का एक आउटलुक होना चाहिए, एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, तो जिस तरह से वो अपना कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं उसी से ही उनका इंडिपेंडेंस झलकना चाहिए कि वो तो एकदम फ्री है बायसनेस से। वो नहीं देख रहे हैं कि मेरा कोई रिलेटिव यहाँ काम कर रहा है या मैं इस बंदे को जानता हूँ, इस पर्सन को जानता हूँ जो इस कंपनी में एम्प्लॉई है, डायरेक्टर है, वो ये सब नहीं देख रहे हैं। वो नहीं देख रहे हैं कि मेरा इस कंपनी में स्टेक है, मेरी शेयर होल्डिंग है या सिक्योरिटीज मैंने खरीद रखी है इस कंपनी की। तो शुरुआत से ही इंडिपेंडेंट अप्रोच रखे ऑडिटर। दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि जो हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो कि हर एक ऑडिट में रिक्वायर्ड होते हैं, वो हैं एक तो आपका इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। जो ये 3 एक तरह के बेस हैं जिसकी वजह से इंडिपेंडेंस प्रैक्टिस हो पाता है। ये रूट लेवल्स हैं।
इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, जिसके मीनिंग आप सबको पता है। और किसी भी काम को लेने से पहले ऑडिटर पहले ये देख ले कि यहाँ कहीं मेरी इंडिपेंडेंस अफेक्ट तो नहीं हो रही है। ये चीज़ वो ध्यान से कंसिडर कर ले। अब किसी कंपनी का उसे पता चला कि ऑडिट मिलने वाला है और फिर वो सोच रहा है अरे इस कंपनी में तो ये 3 एम्प्लॉइज़ हैं जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव्स हैं, भले ही वो दूर के रिलेटिव्स हों लेकिन वो क्लोज हैं। तो ऑडिटर पहले ही कॉशन हो जाए कि हमें इस कंपनी का ऑडिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और अगर मान लीजिए कंपनी का ऑडिट कर रहा है और वहाँ इस तरह के थ्रेट्स हैं भी, तो उसमें या तो ऑडिटर वो मना कर दे टास्क करने से या फिर सेफगार्ड्स लगाए उनको एलिमिनेट करने के लिए। और अगर वो सेफगार्ड्स नहीं लगा पा रहा है, यानी कि ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस अगर वो नहीं लगा पा रहा है जिस तरह से उसकी इंडिपेंडेंस कहीं से कॉम्प्रोमाइज ना हो, तो फिर वो वर्क एक्सेप्ट ही ना करे। सबसे बेस्ट तरीका यही होगा कि वो वर्क एक्सेप्ट ही ना करे, क्योंकि पहले वो वर्क एक्सेप्ट करे और उसके बाद उसे थ्रेट्स रहेंगे किसी भी तरह के एडवोकेसी, इंटिमिडेशन, सेल्फ रिव्यू, ठीक है, किसी भी तरह के थ्रेट अगर आ रहे हैं और फिर उसके बाद वो काम करते करते टाइम हर बार सोच रहा है कि हम तो इस क्लाइंट से पूछ ही नहीं पा रहे हैं, पूछेंगे तो ये मेरे ऊपर फ्रस्ट्रेट होगा कि नहीं आप, हम लोग तो अच्छे दोस्त हैं, आप हमसे पूछ रहे हो बार बार, ये ऐसे कहेगा। तो ये सब चीज़ें वो पहले ही कंसिडर कर ले। इसके अलावा जो इसमें बात करी है वो करी है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के मीनिंग की, जो मैंने आपको बताया कि इट इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग माइंड। ठीक है, तो इट इंक्लूड्स अ क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट टू कंडीशंस व्हिच मे इंडिकेट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड, अ क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। एक तरह से ऑडिट एविडेंस को बहुत अच्छे से एग्जामिन करना, क्वेश्चनिंग माइंड से अलर्ट रहते हुए, कॉशियस रहते हुए, ताकि अगर कोई एरर हो, फ्रॉड हो तो वो पता चल जाए। ठीक, तो ये है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अब इसमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं क्योंकि ये पूरा टॉपिक है। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड हेडिंग आ जाएगा उस एलिमेंट्स में, क्वालिटी कंट्रोल की, क्योंकि हम एलिमेंट्स देख रहे हैं तो उसमें 2 हेडिंग्स कवर कर रहे हैं। थर्ड हेडिंग स्टार्ट हो जाएगी एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड ऑडिट एंगेजमेंट्स। तो उससे पहले हम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म देख लेते हैं पहले। इसमें ये लिखा है कि कुछ कुछ एग्जाम्पल्स मेंशन्ड हैं इसमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के, जैसे कब कब एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पे मैं लिख देती हूँ when to exercise प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। स्पेलिंग जरूर देख लीजिएगा इसकी। पहला पॉइंट कहता है अगर कोई ऑडिट एविडेंस आप देख रहे हो, आपको क्लाइंट से मिला, एज एन ऑडिटर आप एक कंपनी में ऑडिट करने गए, वहां आपको क्लाइंट से जो एविडेंस मिला और जो एविडेंस आपने सामने अपनी आईज से देखा, खुद ऑब्जर्व किया, उसमें डिफरेंसेस हैं। क्लाइंट ने कहा कि ये एसी जो मेरे ऑफिस में लगा है ये 2 महीने पहले परचेज हुआ है। ठीक, आपने क्लाइंट की बात मान ली। ठीक है, अब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट की बात आई, बिलिंग चेक करने की बात आई, बिल्स एंड इनवॉइसेस, तो उस टाइम पे आपने देखा कि ये एसी का बिल तो कहीं लगा नहीं हुआ है। डिफरेंस क्रिएट हो गया, एसी का बिल नहीं लगा है, एंट्री करी है बुक्स में, टैली पे एंट्री करी है, एसी का बिल नहीं लगा हुआ है। तो अब क्वेश्चनिंग माइंड शुरू, बिल क्यों नहीं लगा है? सर बिल खो गया था। 45 से 50,000 के बीच का स्प्लिट एसी लगवाया है और उसका बिल रिकॉर्ड नहीं किया है। अब आपको शक होना शुरू हो गया कि ऐसे कैसे, सबके बिल तो लगे हुए हैं सारे एसेट्स के जो खरीदे हैं इस पर्टिकुलर ईयर में, एसी का बिल क्यों नहीं लगा है? तो यहाँ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म शुरू हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? इंफॉर्मेशन दैट ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरीज टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एंट्री चढ़ी हुई है, सेल बुक जो है प्रॉपर टैली पे शो हो रही है, उसमें
3 महीने की जो आपने एंट्रीज देखी, क्योंकि आप क्वार्टरली बेसिस पे देख रहे हो, जैसे भी देखो वो तो आपके ऊपर है। 3 महीने के आप चेक कर रहे हो, जैन फेब मार्च का, और उसमें आप देखते हो कि टोटल सेल जो कटी है, जो इनवॉइसेस चढ़े हैं वो है 95। लेकिन जब आपने सेल काटी, बिल रेज किया टैली से, क्लाइंट कंफर्मेशन आया, और ये सारी जितनी भी सेल्स हैं वो क्रेडिट सेल्स हैं, ठीक है। क्लाइंट कंफर्मेशन आया तो उसमें पता चल रहा है कि एक्चुअल सेल्स जो हुई हैं वो हुई है 92, 3 सेल्स हुई नहीं है। बाद में आपने क्लाइंट से पूछा जब, तो क्लाइंट ने कहा कि सेल रिटर्न है वो 3, ये आप ग्रॉस देख रहे हैं, 3 जो है वो सेल रिटर्न है, लेकिन आप एंट्री देख रहे हो तो सेल रिटर्न की कहीं एंट्री नहीं की हुई है, तो यहाँ पे फिर दिक्कत हो जाएगी। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म शुरू, ये सब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। फिर थर्ड पॉइंट क्या कहता है, कंडीशंस दैट में इंडिकेट फ्रॉड। फ्रॉड, आपने एम्प्लॉइज से बात करी, मैनेजमेंट से बात करी, कंपनी में परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कैश जो देख रहे हैं, स्टॉक जो देख रहे हैं, सबके अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने। उसमें आपने देखा कि जैसे परचेज हुई 1 मंथ में 5 लाख की, ठीक। एंट्री प्रॉपर दिखाई, बिल्स आपने सारे चेक किए, बिल्स जब आपने चेक किए तो चलिए वो भी पूरे 5 लाख के। लेकिन अब जब आपने स्टॉक डिपार्टमेंट से पूछा, ठीक है, स्टॉक डिपार्टमेंट से जब पूछा, और उधर जब आपने कैशियर से भी पूछा, जो कैश देखते हैं बेसिकली, जो फंड्स का इनफ्लो आउटफ्लो देखते हैं, तो स्टॉक डिपार्टमेंट में तो डिफरेंस था ही 1 लाख का, 1 लाख का डिफरेंस था इसमें। और कैशियर से जब पूछा तो उसमें पता चला कि अमाउंट जो उसे दिया गया था परचेजिंग का, वो 5 लाख नहीं था, वो उससे ज़्यादा का था। कहीं ना कहीं कैशियर से बात करते करते ऑडिटर को ऐसा लग रहा था कि ये कुछ छुपा रहा है, हाइड कर रहा है। 5 लाख की परचेज हुई, बिल्स प्रॉपर दिख रहे हैं, लेकिन इसे अमाउंट ज़्यादा ही दिया गया था। क्योंकि जब आपने टॉप मैनेजमेंट से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने अमाउंट तो 6 to 7 लाख दिया था इनको, 6 से 7 लाख के बीच में दिया था, बट परचेजें हुई हैं 5 लाख की। तब फिर कैशियर जो है वो हो सकता है अलग अलग रीजंस दे अपनी ऑनेस्टी को जस्टिफाई करने के लिए, कि अरे सर 5 लाख की परचेज होनी थी, अभी 1 लाख बचा है, बचा के रखा है, हो सकता है शॉर्टेज पड़ जाए, माल और मंगाना पड़े, तो वो इस तरह के हो सकता है स्टोरीज क्रिएट करके ऑडिटर को बताए। तो उधर ऑडिटर को विजिलेंट रहना पड़ेगा कि क्या ये मुझे जो है मिसलीड तो नहीं कर रहा है, सच बता रहा है कि नहीं बता रहा है, ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। फिर क्या सर्कमस्टांसेस कैसे हो सकते हैं जहां पे ऑडिट प्रोसीजर्स करना पड़े। सैम्पलिंग टेस्टिंग बेसिस पे ऑडिट हो रहा है, लेकिन कुछ प्रोसीजर्स जैसे इंटरनल कंट्रोल पूरा चेक करना, जो ऐसे रिक्वायर करते हैं। और इसके अलावा क्या लिखा है, इसके अलावा लिखा है मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट इज नेसेसरी इफ द ऑडिटर इज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ। 3 चीजों के रिस्क कम हो सकते हैं अगर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म फॉलो हो रहा है। ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, over generalizing when drawing conclusions from audit observations, and using inappropriate assumptions in determining nature, timing and extent of audit procedures and evaluating the results thereof। पढ़ने में बहुत ही हो सकता है मोनोटनस लगे, लेकिन ये ही सच्चाई है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अगर फॉलो हो रहा है, जैसे मैंने आपको कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स कोट किए, तो ऑडिट का रिस्क कैसे कम होगा, जब कोई ऐसी चीज, जैसे मैंने एसी वाला एग्जाम्पल दिया, ये कैशियर वाला एग्जाम्पल दिया, तो ये सब अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस हैं। कहीं कहीं पे हो सकता है ईवे बिल जनरेट ही ना हुआ हो, ठीक है, और अंडर द टेबल स्टॉक मंगाया गया हो, तो इस तरह के सर्कमस्टांसेस भी ऑडिटर को मिल सकते हैं अगर वो बहुत ध्यान से विजिलेंट होके ऑडिट करे। और किसी भी तरह के अगर गलत अजम्पशन यूज हुए, ऑडिट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कुछ और बोलते हैं, लेकिन क्लाइंट जो है वो अपने ही अजम्पशन लगा रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में,
मैनेजमेंट जो है वो अलग ही प्रिंसिपल लगा रहा है। अब वो फॉलो कर रहा है मर्केंटाइल सिस्टम, लेकिन वो प्रोविजंस की एंट्री बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। जैसे अगर दो तरह के सिस्टम्स फॉलो होते हैं ना अकाउंटिंग में, या तो कैश या मर्केंटाइल। अब अगर मर्केंटाइल फॉलो कर रहा है तो उसमें वो ना तो एंट्री दिखा रहा है कोई प्रोविजंस की, जैसे मान लीजिए वो टीडीएस का बना रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का बना रहा है, टेलीफोन के बिल्स का बना रहा है, तो उसका प्रोविजन जो ईयर एंड में बनता है, या अगर मंथ एंड पे ही पेमेंट होता है उसका ड्यू डेट के अकॉर्डिंग, तो उसका एक प्रोविजन क्रिएट करना चाहिए उसे, और नेक्स्ट मंथ में वो पेमेंट की एक एंट्री पास कर देता है बैंक से, जो भी करता है, या कैश से जो भी पेमेंट करता है। लेकिन अब वो फॉलो कर रहा है मर्केंटाइल सिस्टम, अजम्पशन अपना लगा रहा है कि नहीं हम सीधा पेमेंट की एंट्री डालेंगे, हम प्रोविजन एंट्री क्यों डालें। तो इससे जैसे जो मंथ ईयर एंड में, मंथ एंड में जो लाइबिलिटी क्रिएट होनी थी टीडीएस की, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट की, या टेलीफोन की, या ईपीएफ ईएसआई की, जो एम्प्लॉइज को पे होता है हर महीने कटता है, तो वो तो पता चल ही नहीं पाएगा, वो तो पता ही नहीं चल पाएगा। क्लाइंट अपना अजम्पशन यूज कर रहा है कि नहीं हम तो एंट्री करते ही नहीं है, हमारे तो शुरू से यही रूल चला आ रहा है और हम फॉलो कर रहे हैं मर्केंटाइल, तो ये कैसे पॉसिबल। तो इसलिए ये तीन चीजों को कम करने के लिए प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बहुत जरूरी है। अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, इनएप्रोप्रिएट असम्पशंस, अगर आप लोग कीवर्ड्स याद रखोगे तो बहुत इजीली ये चीज याद हो जाएगी, लर्न करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो कीवर्ड्स जैसे इसमें क्या है, अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, इसमें क्या है, इनएप्रोप्रिएट असम्पशंस अगर क्लाइंट यूज कर रहा है तो वो उसका रिस्क कम हो जाएगा, एंड ओवर जनरलाइजिंग, कंक्लूजन निकालते समय बहुत ही जनरल सा, बहुत ही सिंपल सा बना दिया है कि कहीं से भी लगे ना कि विंडो ड्रेसिंग हुई है। तो ये तीन टर्म्स आप याद रखोगे, आपको पूरा स्टेटमेंट याद रहेगा। और क्या लिखा है इसमें, और ये लिखा है कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्यों जरूरी है, कि इससे जो है ऑडिट एविडेंस इंप्रूव होगा, कंप्लीट लगेगा, एडिक्वेट लगेगा। जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया है कि जैसे फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स होते हैं एक सिंगल डॉक्यूमेंट में, ठीक, तो उसके जो भी जैसे एक सिंगल डॉक्यूमेंट है, इसमें लिखा है इन द केस वेयर फ्रॉड रिस्क फैक्टर एग्जिस्ट एंड अ सिंगल डॉक्यूमेंट of a nature that is susceptible to fraud is the sole supporting evidence। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट, कोई भी अगर डॉक्यूमेंट जो है वो फ्रॉड के प्रोन है, वल्नरेबल है, और वही एक एविडेंस है किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का, तो बहुत चांसेस हैं कि उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को टैम्पर किया जाए, उसको फाड़ के फेंक दिया जाए ताकि ऑडिटर चेक ना कर पाए, छुपा दिया जाए ताकि ऑडिटर चेक ना कर पाए। ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स हैं इसमें, जिसकी वजह से कह रहे हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बहुत ज़रूरी है। ऑडिटर जो है वो रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स जैसे जेन्युइन है वो एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन अगर उसको शुरुआत से इनिशियली उसको अगर चीज़ें बहुत ही उल्टी नज़र आ रही हैं किसी क्लाइंट में, जो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देख रहा है, जो वो क्लाइंट से पूछ रहा है, वो सब डिफरेंसेस क्रिएट कर रही हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, तो उस टाइम पे ऑडिटर को शुरुआत से ही अलर्ट ज़्यादा हो जाना चाहिए। डाउट्स अगर क्रिएट हो रहे हैं तो एसएस को फॉलो करते हुए ऑडिटर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करे, नहीं तो फिर उसे क्वालिफाइड ओपिनियन ही देनी चाहिए। ट्रू एंड फेयर ओपिनियन क्योंकि वो दे रहा है, तो ये ना सोच के चले कि हम अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे दें, फिर उसे क्वालिफाइड ही देनी चाहिए। ठीक, और तीसरे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि auditor cannot be expected to disregard past experience of honesty and integrity of entities management। अगर एंटिटी जो कंपनी है उसके मैनेजमेंट या जो टॉप लेवल के लोग हैं, सीएफओ सीईओज हैं, वो उनके ऑनेस्टी को, इंटेग्रिटी को जैसे भी हो उन्हें डिसरिगार्ड नहीं कर सकता है, वो उनसे रूडली बिहेव नहीं कर सकता है, एरोगेंटली बिहेव नहीं कर सकता है। ठीक है, यही सोच के चले कि हम इनसे एक इंटरेक्शन रखेंगे,
हो सकता है वो ऑनेस्ट हो सकता है वो ऑनेस्ट ना हो, बट ऑडिटर पूरी पूरी तरह से उन पे रिलाय नहीं करेगा। वो अपना दिमाग भी लगाएगा कि हमें कैसे ऑडिट करना है। ठीक, अगर मान लीजिए वो ये सोच के चले कि मैनेजमेंट तो बहुत सच्चा सीधा इंसान है, इस कंपनी के मैनेजमेंट में जितने भी लोग हैं सब बहुत हम्बल हैं, बहुत अच्छे हैं, ऑनेस्ट हैं, तो इस वजह से ये सोचते हुए ऑडिटर ये नहीं कि वो अपना क्वेश्चनिंग करना छोड़ दे कि अरे ये तो सीधे हैं, ये कोई थोड़ी फ्रॉड कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है ऑडिटर को। तो यही बात इसमें डिस्कस करी है इस वाले पैराग्राफ में। अब इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड ऑडिट एंगेजमेंट्स। तो ये क्या बोलता है? अब इसमें ये लिखा है कुछ पॉइंट्स इसमें अभी हम लोग को आगे मिलेंगे। एंगेजमेंट पार्टनर शैल बी सेटिस्फाइड दैट एप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स रिगार्डिंग acceptance and continuance of client relationship and audit engagements have been followed। यानी कि जो भी प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे हैं ऑडिट को एक्सेप्ट करने के लिए और क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए वो फॉलो हो रहे हैं अच्छे से। जितने भी प्रोसीजर्स हैं ऑडिट को एक्सेप्ट करते टाइम एंड क्लाइंट के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए और उसे कंटिन्यू करने के लिए वो फॉलो हो रहे हैं। तो उस पे ही बात हुई है। उस पे ये क्या बोलते हैं, उस पे ये बोला गया है कि अगर कोई भी पार्टनर जो है, जो जैसे ऑडिट असाइन जो पूरी टीम को किया गया है उसमें से जो पार्टनर है उसे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जिस इंफॉर्मेशन की वजह से फर्म ऑडिट एंगेजमेंट के लिए मना कर देती, अगर वो इंफॉर्मेशन उसे पहले पता होता तो ऐसी इंफॉर्मेशन पार्टनर फर्म को बता दे ताकि फर्म और एंगेजमेंट पार्टनर दोनों ही उस पर एक्शन ले सकें। ठीक है, हो सकता है पार्टनर को ऐसी इंफॉर्मेशन कोई पता चले जिसकी वजह से अगर फर्म को पता होता, ठीक है, तो वो ऑडिट डिक्लाइन कर देती। एग्जाम्पल, इसमें हम क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं मैं बताती हूँ। जैसे ये फर्म है ABC एंड कंपनी, इसमें 3 पार्टनर्स हैं ABC। अब इस पार्टनर को, मतलब इनको वैसे ऑडिट असाइन हुआ है XYZ एंड कंपनी का ऑडिट असाइन हुआ है। इस पार्टनर को एक इंफॉर्मेशन ये मिली है, कि XYZ एंड कंपनी में सबसे पहली चीज तो ये जो टॉप मैनेजमेंट है, इनसाइडर सोर्सेस से पता चला है कि टॉप मैनेजमेंट बहुत बड़े फ्रॉड में इन्वॉल्व्ड है। और ये न्यूज़ सच्ची है, ये अभी सर्कुलेट नहीं हुई है मार्केट में, लेकिन इनसाइडर सोर्सेस से पता है कि वो फ्रॉड में इन्वॉल्व है। या फिर उसे ऐसा कुछ पता चला है कि इस कंपनी के प्रोडक्ट्स जो हैं, जो ये प्रोडक्ट्स बनाती है ना कंपनी, वो सारे डिफेक्टिव हैं। उसमें बहुत सारे कस्टमर्स ने अपनी कंप्लेंट्स फाइल करी हुई हैं और वो कंपनी कोई भी एक्शन ले नहीं पा रही है। प्रोडक्ट्स डिफेक्टिव हैं और कंपनी एक्शन ले नहीं पा रही है। लोगों ने लिटिगेशन फाइल किए हैं, कस्टमर ने कम से कम 10,000 कस्टमर्स ने कंप्लेन फाइल करी है। तो अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन अब पता चल रही है किसी पार्टनर को, तो ये अगर पहले पता होता फर्म को तो फर्म मना कर देती ऑडिट करने से। या मान लीजिए ऐसा कुछ पता चला है कि फर्म जो है उसका कंपनी का अंडरवर्ल्ड डॉन्स के साथ कनेक्शन है, तो ये चीज़ अगर पहले पता होती तो ऑडिट फर्म जो है वो ऑडिट एक्सेप्ट करती ही नहीं। तो बेटर यही है कि पार्टनर जो है ये सब बातें फर्म के बाकी लोगों से भी डिस्कस करे ताकि एक्शन लिया जा सके। ऑडिट करना है नहीं करना है इस पे बात फाइनल की जाए। तो ये इसका मतलब है इस पर्टिकुलर पॉइंट का। अब इसमें कुछ SQC1 की बातें लिखी हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे अभी, क्योंकि आप लोग SQC1 जब डिटेल में पढ़ोगे ना तो ये सब सही से समझ आएगा।
फिर बात करिए ह्यूमन रिसोर्सेज 10.4 यानी कि जो हमारी फोर्थ हेडिंग थी इस पर्टिकुलर क्वालिटी कंट्रोल के एलिमेंट्स की, कि फर्म सारे प्रोसीजर्स बनाए, ठीक है, ऑडिट कैसे करना है, और उसमें फिर ये भी चीज जस्टिफाई करे कि हमारे पास कॉम्पिटेंट लोग हैं ऑडिट करने के लिए, जो कमिटमेंट के साथ डेडिकेशन के साथ परफॉर्म करेंगे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए, चाहे वो अकाउंटिंग हो चाहे वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हो। तो कैसी कैसी पॉलिसीज फॉर्म होनी चाहिए, उन पॉलिसीज का इसमें हाईलाइट किया है इस पर्टिकुलर टॉपिक ने, उन पॉलिसीज को हाईलाइट किया है। जैसे रिक्रूटमेंट को लेके हो, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन को लेके हो, मतलब एक ऑडिट टीम है जैसे 10 लोगों की, उसमें 4 सीएज हैं, बाकी 6 लोग स्टाफ है, पेड स्टाफ है, आर्टिकल्स हैं, सबको ही है, सेमी क्वालिफाइड सीए हैं। तो उसमें प्रॉपर पॉलिसीज बनाई जाए कि अब जैसे किस किस को रिक्रूट करना है, अब इनके परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन को लेके सेपरेट इनका एक डायरी मेंटेन हो, या सिस्टम पे ही इनकी रिपोर्ट्स मेंटेन हो कि इस दिन पे कितनी परफॉर्मेंस रही, इस पर्टिकुलर डे में कितनी परफॉर्मेंस रही। फिर अच्छा इनकी कैपेबिलिटीज क्या क्या है, कोई एमएस एक्सेल में ज़्यादा अच्छा होगा, कोई एमएस वर्ड में ज़्यादा अच्छा है, कौन ज़्यादा कॉम्पिटेंट है। अब कॉम्पिटेंसी में ये देख सकते हैं जैसे सीएज हैं तो उन्होंने 2-3 कोर्सेज और कर रखे हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स किसी की ज़्यादा अच्छी है। फिर एस्टिमेशन ऑफ पर्सोनल नीड्स, अच्छा उन्हें ऑडिट करते टाइम किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कॉम्पनसेशन, उनके पे रोल्स क्या रहेंगे, ठीक। तो इस तरह से पॉलिसीज बननी चाहिए जो एक फर्म बनाए, ताकि वो इस चीज का जस्टिफिकेशन दे पाए कि हमारे पास जो भी क्वालिफाइड लोग हैं वो सब अप टू द मार्क वर्क करते हैं, केपेबल हैं, सब विद कमिटमेंट एंड डेडिकेशन काम करते हैं, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए काम करते हैं। तो ये है ह्यूमन रिसोर्सेज, और इस पे नीचे क्या लिखा है, इन इश्यूज को देखते हुए फर्म ये बताए कि कौन कौन से इंडिविजुअल्स ज़रूरी हैं एक ऑडिट एंगेजमेंट के लिए, कितने नंबर हों, क्या उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हों जो इस पर्टिकुलर ऑडिट, किसी कंपनी का किसी एंटिटी का ऑडिट करने में ये बेस्ट रहेंगे, उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या हो, ठीक है, उस कैपेबिलिटी के ही इंडिविजुअल्स को रिक्रूट किया जाए, सिलेक्ट किया जाए, फर्म में जो जो कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड हैं तो वो कैपेबिलिटीज क्या मैच हो रही हैं, कॉम्पिटेंस लेवल मैच हो रहा है, तो ये सब चीजें देखनी है। एंड उसके अलावा क्या टॉपिक है, उसके अलावा है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, कि फर्म ऐसी पॉलिसीज प्रोसीजर्स बनाए, ठीक है। तो वो पॉलिसीज प्रोसीजर्स की तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली बात हो रही है policies procedures designed to provide it with reasonable assurance that engagements are performed in accordance with standards and framework, जो भी regulatory legal framework है। और इन पॉलिसी से फर्म सीक्स टू एस्टैब्लिश कंसिस्टेंसी in the quality of engagement performance. This is often accomplished through written or electronic manual software tools, other forms, standardized documents. तो ये टॉपिक बेसिकली किस चीज़ पे है, जैसे अभी इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा वो था ह्यूमन रिसोर्सेज में, कि फर्म पॉलिसीज बनाए कि हमारा जो मैन पावर हो वो कैसा हो, पर्सोनल जो हो वो कैसा हो, कॉम्पिटेंस लेवल, उसकी कैपेबिलिटी, फिर उसका रिक्रूटमेंट, सबसे पहले तो वही, फिर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना, तो ये सब चीज़ों पे है वो। और इसके अलावा जो दूसरा इसमें फिफ्थ वाली जो हेडलाइन है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, वो ये बात करती है कि फर्म ऐसी पॉलिसीज बनाए ताकि इस तरह का अश्योरेंस दे सके कि जो भी ऑडिट एंगेजमेंट होगी, जिस तरह से ऑडिट परफॉर्म होगा वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होगा, जो भी लीगल फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंग होगा, और जो भी फर्म जैसी भी रिपोर्ट इशू करेगी, चाहे वो क्वालिफाइड हो सर्कमस्टांसेस के हिसाब से या अनक्वालिफाइड हो, वो एप्रोप्रिएट होगी उस सिचुएशन के हिसाब से। ये है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। अब इसमें कुछ मैटर्स की बात करी गई है,
सब्जेक्ट मैटर्स, तो वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और मॉनिटरिंग देखेंगे। उसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। क्या क्या प्री कंडीशंस, प्री रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए ऑडिट करने से पहले, जो ऑडिटर को ध्यान में रख के चलनी है। ठीक, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। एंड आई हैव एन इंस्टाग्राम पेज बाय द नेम CA ज्योति ट्यूटोरियल्स, तो उसे ज़रूर फॉलो करिए, उसमें आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे। ठीक, और आज के लिए इतना ही। कोई भी क्वेरी हो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे मुझे लिख के भेजिएगा। ओके, थैंक यू।